जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 200 प्लस इडियम्स की बात हो रही है जो एसएससी ने कभी 10 बार, कभी 14 बार, कभी 15 बार, कभी 20 बार, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बार पूछा ही पूछा है। ठीक है, इतनी बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि अब जब इनको आप देख लो तो आपको खुद भी ये सोचना चाहिए कि भाई मेरे अब तो याद कर लो। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस बना के इस पूरी वीडियो को आप आराम से देखिएगा। आने वाले दिनों में चाहे आप स्टेनो का एग्ज़ाम देने जाओ, CHSL का एग्ज़ाम, CGL, MTS, CPO, GD, सिलेक्शन पोस्ट, कोई सा भी एग्ज़ाम SSC का देने जाओगे, मेरा आपको लिखा लिखा एक बात कहता हूँ जिसमें आप देखना कि आपके सारे ही इडियम्स उसमें लिखे लिखे आपको मिलेंगे, सारे ही इडियम। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने 200 इडियम्स को जो मोस्ट रिपीटेड हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो आओ, मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, आपको हर इडियम को याद कराने के लिए कुछ ना कुछ उसमें रिलेट करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आने वाले दिनों में जो भी आप एसएससी के इंग्लिश के पेपर को आप करें तो आपके लिए वो काफ़ी आसान हो पाए। तो चलिए एकदम पेशेंस बना के, हाँ ये जल्दी जल्दी देखने वाले भाई प्लीज़ आप बहुत आराम से इत्मीनान से बैठ के देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट वाले इडियम को। तो लीजिए, आपके सामने आगमन हो गया है आपके इस इडियम वाले पोर्शन का। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है अंडर द वेदर। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, अंडर द वेदर। ठीक है, अब सोचो अंडर द वेदर की मीनिंग आपको सबसे पहले याद करनी है, बीमार होना। ठीक है, बीमार होना होता है अंडर द वेदर। आप इसके इंग्लिश के ऑप्शंस को खुद ध्यान रखना क्योंकि इस टाइप के ऑप्शंस आपके पेपर में आए हुए हैं। अब बात ये आती है सर इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो, मैं हर इडियम को कोशिश करूंगा कि रिलेट करने के लिए कि कुछ आप उसको रिलेट कर पाए। ठीक है, जो कि आपके लिए आसान हो सके। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का होता है मतलब मौसम, है ना। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम होता है। आप देखो जब जब कोई मौसम बदलता है तो इंसान क्या होता है, उसकी चपेट में आता है, बीमार होता है। तो आप लोग अपने घर में भी सुनते होगे, अरे मौसम बदल गया है और मौसम बदल रहा है इसीलिए सब कोई बीमार पड़ रहे हैं। तो इस इडियम को याद क्या रखना, अंडर द वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम, और मौसम जब बदलता है तो क्या होते हैं, हम सारे लोग बीमार होते हैं। पहला इडियम होपफुली आपको तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे इडियम को हम लोग करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला इडियम है हमारे पास स्मेल अ रैट। आप यहाँ ब्रैकेट वाले पार्ट में ये देख के समझ सकते हो कि भैया कितनी बार एसएससी ने पूछ रखे हैं। तो जब ये लिख लिख के आपको दिया गया हो कि भैया हमने 14 बार पूछा है, 15 बार पूछा है, 12 बार पूछा है, तो मेरे भाई आप इसको रट डालो। ठीक है, याद कर डालो, और रटने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहीं पे याद हो जाएगी। अब स्मेल अ रैट सेकेंड इडियम है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है दाल में काला होना या संदेह होना। ठीक है, तो देखो ये सस्पेक्ट इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इसके ऑप्शंस को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड से ही काम चलेगा। सस्पेक्ट होगा कोई चीज़। अब देखो जब कोई चूहा रहता है, जैसे मान लो कोई चूहा है यहाँ पे, इसी को मान लो, ठीक है, चूहा है और ये मर गया है, तो हम जाएंगे किसी कमरे में। तो अगर हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे नाक से, यार कुछ मतलब स्मेल कर रहा है, कुछ स्मेल कर रहा है, तो आप कंफर्म नहीं हो पाओगे कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो आप कहोगे यार संदेह में कुछ बोलते रहोगे, है ना, तो वो सस्पेशन बना रहेगा, सस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप कहोगे कि सर संदेह में होना होता है स्मेल अ रैट का मतलब। क्लियर। अगला इडियम हमारे पास है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कभी कभार। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो रेयरली या फिर इनफ्रीक्वेंटली। अब देखो वंस इन अ ब्लू मून को हम कैसे याद करेंगे। वंस इन अ ब्लू मून बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखो कहा जाता है कि ये जो नीला चांद होता है, ठीक है भैया, ये जो नीला चांद होता है ये कभी कभार निकलता है, कभी 400 साल में, कभी 800 साल में, कभी एक बार निकलता है। कौन? नीला चांद। इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, रेयरली है भाई। नीला चांद साल, 4 साल, 500 साल, 600 साल बाद एक बार कभी निकलता है। ठीक है,
तो याद क्या करेंगे, रेयरली। अगले इडियम की बात करते हैं। अगला इडियम आपके पास है अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, कह रहा है लोहे के चने चबाना या मुश्किल काम। तो आप ध्यान रखना डिफ़िकल्ट टास्क की बात हो रही है। अब हार्ड नट टू क्रैक, अब आप सोचो, कह रहा है कि जो नट है, ठीक है, नट का मतलब होता है भैया अखरोट। जो अखरोट है वो क्या है, बहुत ही हार्ड है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत कठोर है। क्रैक करना, तोड़ना, तो क्या होगा, ऐसे में आपको लगेगा भैया वो जो नट है, जो अखरोट है, वो बहुत हार्ड है, बहुत कठोर है, उसको क्रैक करना क्या होगा, आसान नहीं होगा। इट मीन्स वो कौन सा काम होगा, वो डिफ़िकल्ट वर्क होगा, मुश्किल काम होगा, ठीक है। आपको याद हो जाएगा बहुत सारा इडियम, मेरी गारंटी है, ठीक है। आप बस ध्यान से देखते चले जाओ। अगला देखो, कह रहा है कि अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। इसको आप याद रखोगे, एन इम्पॉर्टेंट डे। अब देखो, जब रेड लेटर डे, यार कोई हमारे लिए अगर कोई लाल, ठीक है, मान लो कोई लाल पत्र ऐसा लिख के भेजता है, मान लो कि कोई हमें खून से लिख के देता है, पहले देखते नहीं थे कि यार मेरे लिए खून से पत्र लिखा गया, मतलब मुझे बहुत मानता होगा, हम उसको किस पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। कोई लेटर आपको रेड लेटर में दिया गया, ठीक है, मतलब कि कोई पत्र आपको ऐसा दिया गया जो रेड लेटर से लिखे गए हो, लाल लाल लिखे गए हो, तो आप क्या कहो, अरे भाई आज तक तो नीले नीले अक्षरों से मेरे प्रेम पत्र आए, कभी काले काले अक्षरों से, मोटे मोटे पेनों से आए, लेकिन आज तक कभी लाल अक्षर में रेड लेटर में लिख के नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे यार आज तो मेरा दिन बन गया है ना, आज तो मेरा दिन बन गया, मेरे लिए तो लाल लाल राइटिंग, लाल लाल पेन से लिख के मेरे लिए पत्र भेजा गया, लगता है मेरी वाली बहुत मानती है मुझे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो मेरी वाली, आप ये भी कह सकते हो लगता है ये वाली मुझे बहुत मानती, हो सकता है आपके 2 4 6 अफेयर्स हो, ठीक है। आगे चलो, मज़ा आ जाता होगा ना, कुछ मिर्च मसाला मिल जाता होगा। आगे, बीट अराउंड द बुश, ठीक है, बुश की मीनिंग याद रखना, बुश का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ी। तो कह रहा है घुमा फिरा कर बातें करना, कह रहा है अवॉइड द मेन टॉपिक, जो मेन मुद्दा हो उससे भटकना। अब देखो, बीट अराउंड द बुश, मान लीजिए कि ये झाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये झाड़ी हैं, इसी के इर्द गिर्द घूम के आप इसको किसी व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हो, इधर उधर बार बार क्या कर रहे हो, बार बार आप यहीं पे घूम, तो कह रहा है कि भाई घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे हो, तो आप उसी को वहीं दौड़ाए हो, वहीं दौड़ाए हो, वहीं दौड़ाए, मतलब बीट अराउंड द बुश, उसी झाड़ी के अगल बगल चारों ओर घूम टहल रहे हो, कुछ अलग जगह नहीं जा रहे हो। तो आप घूम घूम कर क्या कर रहे हो, एक ही बात कर रहे हो, ठीक है, घूम घूम कर आप क्या कर रहे हो, एक ही बात कर रहे हो। अगले इडियम की बात करते हैं, लीप्स एंड बाउंस। लीप्स एंड बाउंस में जब आप आते हो तो लीप्स की मीनिंग आपकी होती है छलांग लगाना, ठीक है भाई, लीप्स की मीनिंग क्या होती है, छलांग लगाना, ठीक है। और बाउंस का मतलब क्या होता है, बाउंस की मतलब बाउंड्री से रिलेशन है, सीमा से रिलेशन है, बाउंड्री से रिलेशन है, ठीक है। बाउंड्स की मीनिंग किससे रिलेशन है, बाउंड्री से, ठीक है। तो कह रहा है बाय लीप्स एंड बाउंस, इसका मीनिंग क्या होता है, कह रहा है दिन दोगुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। अब देखो, लीप्स का मतलब क्या कह रहा है, छलांग लगाना, कूदना फादना, तो क्या कर रहा है, बाउंड्री को इस पार से कूद रहा, उस पार से कूद रहा, मतलब उसकी एकदम दिन दोगुनी रात चौगुनी एकदम तरक्की कर रहा, बहुत तेजी में है, ठीक है। कोई भी सीमाएं उसको रोक नहीं पा रही, ये लीप्स मतलब कूद फांद मचाया हुआ, छलांग लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या याद कर पा रहे हैं, बहुत तेजी में है, ठीक है। अगला इडियम आपके पास है फेस द म्यूजिक, इसका होता है किए का परिणाम भुगतना, ठीक है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, किए का परिणाम भुगतना। अब देखो, किए का परिणाम भुगतने का मतलब आप सिंपल सा तैयार रखोगे कि इसका मीनिंग होता है गेट रेप्रीमेंडेड, ठीक है, कोई आपको डांट दे, फटकार लगाए, ठीक है। अब फेस द म्यूजिक कह रहा है कि घर जाएंगे तो म्यूजिक शुरू हो जाएगा, कैसे कहते हैं, घर पहुँचो तुरंत पिताजी का कड़कड़ कड़कड़, मम्मी जी का कड़कड़, पड़ोसी का कड़कड़ कड़कड़, कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है ना, फेस द म्यूजिक। तो आप क्या करेंगे, आपको पता ना कुछ अभी डांट फटकार मिलेगा, मतलब कि आपको ये याद रखना है कि वो कुछ नेगेटिव सेंस है, डांटने फटकारने जैसा सेंस अभी कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि किए का परिणाम भुगतना होता है। आप दूसरी हिंदी मीनिंग भी याद कर सकते हो, फेस द म्यूजिक का मतलब आलोचनाओं का सामना करना, ठीक है। अगला इडियम अपने पास है, मैं थोड़ा ऊपर इसको कर लेता हूँ। अगला इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब,
इसकी मीनिंग देखो लिखा है जिह्वा पर सरस्वती का वास या फिर वाक्पटुता में वाक्पटुता की क्षमता। इसमें आप ये भी लिख सकते हो बोलने में कुशल, क्योंकि ज़्यादा आसानी से आप उसे याद कर सकते हो। ठीक है, बोलने में कुशल। अब कह रहा है गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, ये बहुत बार रिपीटेड है, 12 बार रिपीटेड है। ठीक है, तो आप इसको देखो एक तरीके से गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, एक तरीके से आपको गिफ्ट मिल रहा है। किस टाइप का गिफ्ट है भैया, वो भी सोचो। ठीक है, वो भी सोचो कि किस टाइप का गिफ्ट है ये, गिफ्ट ऑफ द गैब। इसकी इंग्लिश मीनिंग एक बार देखो आप कि इंग्लिश मीनिंग क्या लिखा है। इसकी इंग्लिश मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश मीनिंग लिखी एबिलिटी टू स्पीक। ठीक है, एबिलिटी टू स्पीक का मतलब होता है बोलने में कुशल होना। ठीक है, बोलने में कुशल होना। वैसे गैब की मीनिंग क्या होती है एक बार उसको भी देख लो। गैब की मीनिंग वैसे होती है गपशप। ठीक है, कोई क्या कहते हैं, गपशप करना। ठीक है, बातें करने से रिलेटेड है, तो ये गैब की मीनिंग याद रखना गपशप से रिलेटेड है। ठीक है, तो गपशप कर रहा है मतलब बातें ही कर रहा है। बातों में उसको क्या पता है, बातों में उसको गिफ्ट मिला है। भैया बहुत बातूनी है, बातों में उसको गिफ्ट मिला हुआ है। ठीक है, बात करने में बहुत तेज है। इट मीन्स क्या है, बोलने में एकदम भैया निपुण है, बोलने में क्या है एकदम कुशल है। गैब की मीनिंग क्या होती है, गपशप। अगला है स्पिल द बीन्स। ठीक है, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में भेद खोलना। ठीक है, लीक द सीक्रेट। स्पिल का मतलब क्या होता है, स्पिल का मतलब होता है भैया फैल जाना या गिर जाना। ठीक है, फैल जाना या गिर जाना। स्पिल का मीनिंग क्या होता है, फैल जाना या गिर जाना। बीन्स की मीनिंग जब याद करोगे ना तो बीन्स की मीनिंग आपको मिलेगा सेम। ठीक है, बीन्स की मीनिंग सेम। अब यहाँ पे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये रहा एक कप। ठीक है, ध्यान से देखो, ये रहा एक कप और एक छोटा बच्चा इसमें सेम बीन्स को लेके रख के भाग रहा है। ठीक है, और सब उससे पूछ रहे हैं क्या है भाई तुम्हारी कप में, क्या है क्या है क्या रखे हो। बच्चा कह रहा मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। अचानक से क्या होता है, वो फिसल के गिर पड़ता है। अचानक से वो फिसल के गिर पड़ता है और जो उसके कप में रहता है सारा कुछ क्या होता है, फैल जाता है, स्पिल हो जाता है, फर्श पे स्पिल द बीन्स हो जाता है। भाई सबको पता चल गया, ओहो मास्टर तुम तो कप में बीन्स लेके घूम रहे हो, मतलब कि सेम लेके घूम रहे हो। तो ये क्या हो गया, अनजाने में भेद खुल गया। ठीक है, अनजाने में क्या हो गया, भेद खुल गया। अब चलते हैं अ वाइल्ड गूस चेस पे। ठीक है, अ वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग देखिएगा। अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है निरर्थक प्रयास। ठीक है, निरर्थक प्रयास होता है। अब देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखो, ये बड़ा अच्छा सा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल की मीनिंग जानते हो क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, फ्यूटाइल बहुत बार एसएससी के पेपर में सिनोनिम एंटोनिम्स करके पूछ रखा है, याद करना। ठीक है, फ्यूटाइल। गूज का मतलब होता है बत्तख का। ठीक है, बत्तख का चेस करना। ठीक है, वाइल्ड गोस चेस मतलब कि जो क्या कहते हैं, एक जंगली कह सकते हो, एक जंगली बत्तख का आप क्या कर रहे हो, चेस कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, या किसी भी चीज़ का पीछा कर रहे हो। सबको पता है यार किसी चीज़ का पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। जिसको आना होगा, कैसे बोलते हैं हम यार, जिसको आना होगा ना आ ही जाएगा, पीछे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो फ्यूटाइल एफर्ट है, हम किसी को भी चेस करें तो समझो बेकार है। ठीक है, किसी लड़की का पीछा करो, किसी लड़के का पीछा करो, किसी ट्रेन का पीछा करो, किसी बस का पीछा करो, कुछ भी ऐसा पीछा वछा करने का मैटर है, चेस करने का मैटर, तो क्या होता है एकदम बेकार होता है। भैया सबसे फालतू का काम वही है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। बरी द हेड चैट। बरी द हेड चैट का मतलब होता है झगड़ा खत्म करना। ठीक है, बरी द हेड चैट का मतलब होता है झगड़ा खत्म करना। अब ये देखो 11 बार पेपर में पूछा है। मेक पीस इसके इंग्लिश की मीनिंग है। बरी का मतलब जानते हो क्या होता है, बरी कर देना ना, नहीं दफन करना। ठीक है, बरी का मतलब होता है किसी को दफन कर देना। हेड चैट की मीनिंग, हेड चैट की मीनिंग कुछ होती है जो बात से रिलेटेड है। ठीक है, कुलीश होता है, कुलीश पता नहीं क्या मीनिंग है। ठीक है, कुलीश क्या है उसको तो आप मत सोचो, सीधे करो, बरी दफन करो। कहते हैं ना यार मिट्टी डालो, कहते हैं ना यार सब मामला ख़त्म करो। कहते बहुत सारे लोगों से लड़ाई उड़ाई हो जाती है और कुछ लोगों के कुछ जगहों के बोलचाल की भाषा में ये स्लैंग होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हो गया, अब सोच रहे हैं कि कुछ यार चलो छोड़ो मिट्टी डालो, कहते हैं ना मिट्टी डालो यार, बात ख़त्म करो। मतलब कि
झगड़ा ख़त्म करो। बरी का मतलब क्या होता है? दफन करना। दफन कैसे करते हैं? मिट्टी से दफन कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिलेट कर लेना बरी द हेड चैट का मीनिंग, ठीक है। बरी द हेड चैट की मीनिंग क्या होगी? बरी द हेड चैट की मीनिंग दफन कर देना, मतलब झगड़ा ख़त्म कर देना, ठीक है। झगड़ा ख़त्म कर देना। अब हेड चैट की मीनिंग में देखो क्या होता है। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा आप इसको देख लो, जितना भी टाइम लगे आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हेड चैट की वैसे मीनिंग एक कुल्हाड़ी भी दे रहा है, ठीक है। खैर, कुल्हाड़ी से दफन कर देना मतलब कि झगड़ा ख़त्म कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कह रहा है थ्रू थिक एंड थिन, कह रहा है हर हाल में। थिक का मतलब क्या होता है? एकदम घना घना, ठीक है। थिक का मतलब क्या होता है? एकदम घना घना, ठीक है। और थिन का मतलब पतला। कह रहा है कि थ्रू, थिक के भी माध्यम से चलना है, थिन के भी माध्यम से चलना है, मतलब कि इस स्थिति से भी गुजरना है, इस स्थिति से भी गुजरना है। मतलब आप क्या कहोगे? सर हर हाल में। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कहते हैं ना कुछ लोग कुछ बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, कुछ चीज़ों को करने के लिए, भाई मैं तुम्हारे साथ एकदम थिक एंड थिन हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ हर हाल में साथ देने वाला हूँ, सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लियर रहेगा। अगला इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। अब देखो रीड बिटवीन द लाइन्स का अगर इडियम देखोगे, ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स के इडियम में इसकी हिंदी मीनिंग है छिपे हुए अर्थ को समझना या फिर अनकहे भाव को समझना। यहाँ इंग्लिश मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अब एक चीज़ समझना बहुत अच्छे से, मान लीजिए आप जब कोई पैसेज आपको दिया जाता है कि भैया इस पैसेज में पढ़ो, तो आप शुरू में 2-3 लाइन पढ़ते हो, कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। आखिरी के 1-2 लाइन पढ़ते हो, कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, पूरे बीच में चीज़ें पढ़ना शुरू करते हो, तब आपको पता चलता है अच्छा पिताजी का नाम तो ये था, अच्छा पिताजी तो बिजनेस करते, अच्छा पिताजी बहुत लापा भी मारते थे। तो भैया जब आप पढ़ोगे तो जो बीच की लाइनें हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स, जब लाइनों के बीच में आप पढ़ोगे तब आप छिपे हुए अर्थ को समझ पाओगे या अनकहे भाव को समझ पाओगे। मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगला इडियम देखना आप, लिखा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना, ठीक है। आकस्मिक घटना जिसे हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। अब देखो बोल्ट से, वो नट बोल्ट वाला नहीं, ये दूसरा बोल्ट है, ठीक है। बोल्ट क्या? ब्लू। द ब्लू को किससे रिलेट करोगे? स्काई से रिलेट करो, ठीक है। द ब्लू मतलब क्या? आसमान, ठीक है। स्काई से रिलेट कर रहे हैं और कह रहा बोल्ट की वर्षा हो रही है। अचानक से आप देख रहे थे कि पत्थर उत्थर बरस रहा था, गिर रहा था, ऊपर से पानी बरस रहा था, अचानक से नट बोल्ट गिरना शुरू हो गया। किसके ऊपर? एक कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर अचानक से आसमान से नट बोल्ट गिरना शुरू हो गया। तो भैया वो एक आकस्मिक घटना रहेगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए आपके साथ, आकस्मिक कह सकते हैं, आपदा आ जाए, ठीक है। उसी को बोलते हैं ना सडन कैलेमिटी, अचानक से कोई आपदा आ जाए। तो भैया आसमान से अब नट बोल्ट गिरना शुरू हो जाएगा, तो हमको लगता है 8-10 जगह तो वैसे ही गुलता निकल जाएगा और 3-4 और पड़ जाएगा तो परलोक सिधार जाएंगे, है ना। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड, कोई अनप्लीजेंट चीज़ें हों। अगला देखो लिखा आई स्नैक इन द ग्रास, ठीक है। आई स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। इसको रटने की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग याद रखना, ट्रीचेरस, ठीक है। ट्रीचेरस का मतलब भी होता है धोखेबाज, डिसीडफुल का मतलब भी होता है धोखेबाज। तो भैया ये इडियम आपके लिए, वैसे भी कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप है, स्नैक इन द ग्रास मतलब कि घास में सांप छिपा हुआ है, तो ये आपको आसान से याद है कि आस्तीन का सांप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिसीडफुल और ट्रीचेरस मीनिंग आप याद रखना, इसका मतलब धोखेबाज होता है। अगला देखो कह रहा कि एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है दोस्त आखिरी मौके पे। यहाँ पे उस इडियम की मीनिंग है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है। अब आप देखो मान लो ये घड़ी है, ठीक है, आप कहोगे सर ये 12 बजा है, ये 11 बजा हुआ है, तो आप बोल रहे हो क्या? इस घड़ी में आप देख पा रहे हो बहुत सारा टाइम लिखा होगा यहाँ पे, लेकिन 11 और 12 पे कह रहा है एट द 11th आवर। 11th आवर के बाद ये आखिरी कौन सा होगा? 12वां होगा, मतलब 11 के बाद सीधे आखिरी आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, जो घड़ी हमारी दीवार वाली होती है, ठीक है। तो कह रहा है एट द 11th आवर मतलब कि 11वें आवर पे, मतलब इसके बाद क्या होगा? आखिरी मौका रहेगा, ठीक है। मतलब 12 बजे के बाद आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो 11 बजे से आप क्या कर रहे हैं? बैठ के देख रहे हैं 12 बजे मतलब आखिरी मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एट द 11th आवर। अगला इडियम 18 नंबर पे इडियम देखते हैं,
ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, सॉरी, यहाँ देखो हिंदी लिखा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना, मतलब खुद की तारीफ खुद कर लेना। अब हमें यहाँ पे इसकी इंग्लिश मीनिंग मिल रही है प्रेज वन सेल्फ। ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही, ऐसा वाला बाजा देखियो कि नहीं, देखना ध्यान से, ऐसा वाला जो बाजा बजता था, ये ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे एक बड़ा सा बनता था और पूरा यहाँ से जाता था, बनता था, ठीक है, और इसको हम लोग मुँह से बजाते थे, हम लोग नहीं, बैंड बाजा में बजता है, उसी को ट्रम्पेट बोलते हैं, हिंदी में उसको तुरही बोलते हैं, ठीक है। ब्लो वंस ओन तुरही, ओन ट्रम्पेट मतलब अपना बाजा खुद बजाना, मतलब अपनी तारीफ खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना। समझ में आया? ये देखो हमने एक पेज अभी कंप्लीट किया, ऐसे अभी 9 पेज हैं, ऐसे अभी 9 पेज हैं, तो एकदम पेशेंस बनाना, हिम्मत मत हारना दोस्त। आज की मेहनत कल आपको बहुत खुश रखेगी, ठीक है। 20 नंबर पे इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। यहाँ आप देखो कह रहा है इनिशिएट समथिंग, ठीक है, इनिशिएट समथिंग मतलब कुछ करना शुरू करो, ठीक है। स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब बात करना शुरू करो, बातें करना। तो ब्रेक द आइस मतलब मान लो कि कोई बर्फ़ था, उसको आपने क्या किया, तोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है जब उसे तोड़े हो तो कुछ बोला जाएगा। मान लो कि किसी के मुंह में बर्फ़ जमा था, आपने उस बर्फ़ को तोड़ दिया, तो अब वो बोलना शुरू कर दिया। कह लोग कहते कुछ बोल नहीं पाओ थे, का मुँह हम तही जमाए है, ऐसे बोलते ना। तो ऐसे अब आप थोड़ी सी कहावत कैसे, कुछ बोल नहीं पाओ थे, का मुँह हम बर्फ़ जमाए हो, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा ना। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना, ठीक है। अगला इडियम है हमारे पास कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत महंगा पड़ना, वेरी एक्सपेंसिव होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है। अब आपको क्या याद रखना है, कॉस्ट मतलब जानते हो, कॉस्ट का मतलब होता ही है कीमत, ठीक है भाई, कॉस्ट का मतलब ही होता है कीमत। और आर्म की और लेग की, हमारी भुजाओं की और पैरों की, आपको पता है कि इसकी कीमत क्या है ना, आपको पता है इसकी कीमत क्या है ना, पता है कि नहीं। जाहिर सी बात है यार, पैर और हाथ की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारे पास क्या एक बढ़िया सा बन पाया, हमने देखा कि हमारे हाथ पैर की कीमत की बात हुई, तो ये सब क्या है, बहुत महंगे हैं, बहुत कीमती हैं। अगला हमारे पास 21 नंबर इडियम है, देखते हैं। लिखा है नो स्टोन लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, कोई भी पत्थर बिना मोड़े ना छोड़ो। यहाँ पे क्या कह रहा है, खून पसीना एक कर देना, हर मुमकिन प्रयास करना, ठीक है, हर मुमकिन प्रयास करना इडियम का मतलब है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब यहाँ जितना भी पत्थर रखा है बिना इसको मोड़े, अनटर्न्ड मतलब बिना इसको मोड़े छोड़ना मत, ठीक है। तो सारे पत्थरों को क्या करना है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब इसको जब ढकेलोगे, बिना मोड़े छोड़ोगे नहीं, तो भैया ये क्या करेगा, हर मुमकिन आप प्रयास कर रहे हो और आपको ये पता है इसमें बहुत मेहनत लगने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो, खून पसीना एक भी कर रहे हो, ठीक है। और इसकी इंग्लिश मीनिंग आप देख लो, कह रहा है कि एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर अचीविंग समथिंग, ठीक है, मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, सारे ही प्रयास करने हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसमें तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, मछली को जैसे बाहर निकालोगे वो क्या होगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी, असहज हो जाएगी। अगला देखो 23 नंबर पे हमारे पास आ स्टोन्स थ्रो अवे, थोड़ी दूरी पर, ठीक है, एक पत्थर मानते हैं कि कितनी दूर फेंक पाएगा एक छोटा सा बच्चा, थोड़ी दूरी पे फेंकेगा, थोड़ी दूरी पे। तो कह रहा है कि आ स्टोन्स थ्रो अवे, थोड़ा सा दूर पे फेंकना, अवे की मीनिंग में होती है दूरी, तो एक छोटा सा पत्थर, आ स्टोन या फिर पत्थर को रिलेट कर लो। आप बताओ एक पत्थर कितना दूर फेंक सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लुढ़का ही पाओगे, ठीक है। स्टोन्स मतलब पत्थर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी दूरी पे, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगले पे चलते हैं। अगला देखो लिखा है एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ठीक है, डाइम भी लिखा हुआ है, ठीक है, डाइम भी लिखा है, हैट भी लिखा है, आगे अभी चर्चा करेंगे। कह रहा है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ठीक है। तो अब आप जानते हो यहाँ हिंदी मीनिंग क्या है, बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। अब मान लो कोई व्यक्ति क्या है, यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश भी देख लो, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो क्या लगा के खड़ा है, वो टोपी लगा के खड़ा है, ठीक है, वो हैट लगा के खड़ा है, वो क्या कर रहा है, तुरंत ड्रॉप कर रहा है, मतलब अपने हाथों से तुरंत नीचे कर रहा है। तो देखो टोपी उतारना कितना जल्दी है, सर पे ऐसे हाथ ले गया, ड्रॉप कर दिया, नीचे कर दिया।
तो ये काम क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा, बिना हिचकिचाहट के, बहुत जल्दी। ठीक है, टोपी ऐसे हटा दिया। ठीक है, तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब क्या हो जाए, बहुत तेज़ी से, बिना किसी हिचकिचाहट के। अगला इडियम हमारे पास है थोड़ा सा, आप देखो, अगला इडियम है बी ऑल ईयर्स, गौर से सुनना। आप इसमें ज़्यादा टाइम ना देना। लिसनिंग इंटेंटली या अटेंटिवली। ठीक है, अटेंटिव भी बोल सकते हो। कान का काम क्या है भैया, सुनना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके पास है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, सीधा सीधा पूरा हिंदी लिख दिया गया है। अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, कह रहा है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना चबा सकते हैं उससे ज़्यादा काट लेना खाना। तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो वैसे याद हो जाएगा आपको। अगला देखो, कह रहा है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, अनस्टेडी होता है या फिर इरेगुलर होता है। ठीक है, अनस्टेडी होता है या फिर इरेगुलर होता है। आपको पता है फिट्स एंड स्टार्ट्स, पहले फिट करो, ठीक है, तुरंत फिर स्टार्ट करो, फिर फिट करो, फिर स्टार्ट करो। मतलब आप इसको देख रहे हो कि जो इरेगुलर दिख रहा है। फिट्स एंड स्टार्ट्स को आप कैसे लें, पहले फिट करो स्टार्ट करो, फिट करो स्टार्ट करो, फिट करो स्टार्ट करो, मतलब अनियमित दिख रहा है। ठीक है, इरेगुलर दिख रहा है। अगला 28 नंबर इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी की मीनिंग देखो, कह रहा कि बेसिरपा का उटपटांग काम। तो कह रहा है कि बेसिर के उटपटांग बातें। ठीक है, बेतुकी बातें आप कह सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा है एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सक्यूज। ठीक है, एब्सर्ड स्टोरी बोल सकते हो, बेढंगा कहानी। कह रहा कि कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मुर्गा और सांड की कहानी। कब तालमेल देखियो, मुर्गा और सांड, कहाँ मुर्गा कहाँ सांड। ठीक है, तो ऐसी जो कहानियाँ होती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। ठीक है, बेतुकी कहानियाँ होती हैं। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है स्वार्थी मित्र। फेयर का मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा, गोरा गोरा। ठीक है, अच्छा बोलना। ठीक है, वेदर का मतलब मौसम। कह रहा है कि अच्छे मौसम का दोस्त क्या होता है भैया, जब हमारा मौसम एकदम बढ़िया चल रहा है, सब मतलब सब ठीक ठाक, तो वो अगर कोई दोस्त हमारे साथ है और दुख में नहीं है, तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, वो हमारा स्वार्थी मित्र था। ठीक है, हमारे सुख के दिनों में ही केवल साथ था। ठीक है, तो फेयर वेदर फ्रेंड को क्या बोलेंगे, स्वार्थी मित्र बोलेंगे भैया। अगला इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड, कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा हिंदी लिखा है। ठीक है, हाथ से निकल जाना, बेकाबू हो जाना। ठीक है, बिकम अनकंट्रोलेबल। ठीक है, कंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अब देखो कह रहा है इन द सेम बोट, उसी कठिन परिस्थिति में, जो लिखा लाइन है वही उसकी हिंदी भी है। यहाँ देखो, बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, तो सेम बोट का मतलब उसी स्थिति में आप भी हो। ठीक है, अगला कह रहा है ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है 7वें आसमान पर अत्यंत प्रसन्न होना। अब देखो 7 आसमान होता है तब भी समझ में आता है, लेकिन कह रहा है कि ऑन क्लाउड 9, 9वें आसमान पर, मतलब अब तुम्हारी खुशी, कहते हैं ना आज तुम्हें 7वें आसमान है। कैसा एक गाना है, एक गाना कौन सा है, आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली हुई है। हवा में मतलब कि आज मैं 7वें आसमान में, इतनी खुशी मिली हुई है। तो भैया ऑन क्लाउड 9 क्या, 7वें आसमान पे होना, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। आगे देखो 33 नंबर में पुल समवन्स लेग। अब देखो कह रहा कि किसी का पैर खींचना, सीधा सीधा इंग्लिश वाले वर्ड से सीधा सीधा इसकी हिंदी आ रही है। ठीक है, किसी की टांग खींचना मतलब मजाक उड़ाना, ऐसा नहीं कि सच में किसी का टांग पकड़ के खींच लेना। ठीक, ये मजाक बनाने के लिए, इतना यार वो मेरी बड़ी खिंचाई करता है, मतलब बहुत मजाक उड़ाता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक फूल। ठीक है, मजाक बनाना। ठीक है, प्लेइंग अ जोक विथ समवन। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना। ठीक है, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना, मतलब कि आप किसी का पक्ष ना ले पाएँ। अब देखो ऐसे ही बना देते हैं फेंस, मान लो सब लोग लड़ रहे हैं, यहाँ ही लड़ रहे हैं, सब लोग बीच बीच में लड़ रहे हैं, आप जाके कहाँ बैठे हैं, आप जाके यहाँ बैठे हैं, आप जाके यहाँ बैठे हैं, आप जाके यहाँ बैठे हैं, मतलब आप फेंस मतलब कोनों में जाके बैठे हैं। बेड़ा होता है एक खेत में लगता है। ठीक है, तो आप जाके क्या एकदम कोनों में जाके बैठे हैं, या फिर जो एकदम कह सकते हो कि आउटर एरिया होता है वहाँ जाके बैठे हुए हैं। तो आप क्या हैं, आप दुविधा में हैं, इसीलिए जाके एकदम किनारे बैठे, भैया लड़ लो, बाद में जोन रिजल्ट की निकल ले। ठीक है, तो दुविधा में है, सिट ऑन द फेंस। अगला इडियम अपने पास 35 है, फ्लॉग ए डेड हॉर्स
फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, ठीक है, असंभव काम करना, ठीक है। तो फ्लॉग का मतलब होता है भैया चाबुक, ठीक है, चाबुक होता है। कह रहा कि मरे हुए घोड़े को आप क्या कर रहे हो, चाबुक मार रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि असंभव काम कर रहे हो भाई। जब घोड़ा मर गया है, अब उसको चाबुक मार के क्या तुम जिंदा कर दोगे, नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन देखो लिखा है अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, ठीक है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सारा कुछ बोला गया। अगला इडियम अपने पास 36 है, टर्न अ डेफ ईयर। सीधी सीधी बात है, डेफ का मतलब क्या होता है, बहरा, ठीक है, बहरा। कह रहा है कि कान पर जूना नहीं ना, सुनी अनसुनी कर देना। अब जाहिर सी बात है यार, वो डेफ है, ठीक है, वो बहरा है तो कैसे सुन लेगा। तो डेफ की मीनिंग से ही पता चल रहा है कि उसके कान पर जू नहीं रेंग रहा है, मतलब सुना अनसुना कर देना। वो डिसएग्री कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है, सुनबे नहीं कर, पे नो हीड, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 30 मिनट में 36 इडियम, वाह, ठीक तो है यार, आराम से कर लेंगे। हाँ, अगला इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका हिंदी मीनिंग होता है दुख के भेष में सुख, ठीक है। डिसगाइज का मतलब जानते हो, डिसगाइज की मीनिंग होती है वेश बदलना, ठीक है, वेश बदलना, ठीक है, वेश बदलना, ठीक है। और ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है। कह रहा था आशीर्वाद है, भेष बदलने का काम में देख रहा है कि आशीर्वाद है। तो आप क्या कहेंगे कि इसका आप जो वर्ड ले लेंगे, कह रहा है कि एन अपरेंट मिसफॉर्चून, ठीक है, मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, ठीक है। शुरू में क्या होता है, शुरू में इसको बोला जाता है शुरू में कठिनाई लेकिन बाद में सबसे अच्छा, ठीक है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। वैसे भी ये क्या होता है, कोरोना क्या था, कई लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, ठीक है, भेष बदल के उनके लिए सामने दुख के भेष में क्या आया था, सुख आया था। अगला इडियम अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर। अब आपको पता है कि मान लीजिए सारे वाइट क्या हैं, वाइट घोड़े हैं, ठीक है, हॉर्स हैं, वाइट घोड़े हैं, हॉर्स हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसी में ठू डार्क वाला है। डार्क क्या है, मान लो उसी में एक ब्लैक है, ठीक है, बहुत काला एकदम डार्क ब्लैक वाला है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, वो छुपा रुस्तम है। उसे हम क्या बोलेंगे, वो छुपा रुस्तम है भैया, अप्रत्याशित विजेता है, डार्क हॉर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सारे सफ़ेद हैं, वो केवल काला है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि अ पीस ऑफ केक अ वेरी इजी टास्क, ठीक है। अ पीस ऑफ केक का मतलब अ वेरी इजी टास्क हो गया, बच्चों का खेल, आसान काम। अब देखो हमसे कहा गया कि ये है भैया केक और इसका कम से कम 200 पीस काट दो। अब मैं यार इतने में कैसे 200 पीस काटूंगा, लेकिन मुझसे कहा गया ये है भैया केक, इसमें क्या करो 1 पीस काट दो। तो आप कहोगे यार ये तो आसान काम है, मैं तो ये तो आराम से कर लूँगा। तो आसान काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का काम हो, बच्चों का खेल हो, आसान काम को हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। अगला क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसमें भी देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का आप आसानी से याद करके बता सकते हो, ठीक है। बता सकते हो आसानी से कि दूध गिर गया तो पछता रहे हैं, ये याद होगा आपको। इंग्लिश मीनिंग देख लो, कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। अब देखो कह रहा है फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। अगला इडियम है फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब होता है जोश से भरा हुआ। इससे पहले जो हमने कप वाला इडियम याद किया था उसमें भी क्या था, बीन्स था, ठीक है। हमको क्या याद रखना है कि जो बीन्स होता है सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, हई वाला सेम, ठीक है, खाए वाला, इंग्लिश में सेम नहीं, ठीक है, सेम होता है। अब क्या कह रहा है कि ये जो सेम होता है, सेम में बहुत एनर्जी होती है भाई, एक्चुअल में सेम में बहुत एनर्जी होती है। तो कह रहा है फुल ऑफ बीन्स मतलब एकदम जोश से भरा हूँ, एकदम एनर्जी है, ठीक है। सेम में क्या होता है, बहुत एनर्जी होती है। अगला इडियम है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना या निजी स्वार्थ, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग लिखा है प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, ठीक है। अब आपको पता है एक्स का मतलब क्या, पहल की वाली नहीं, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ग्राइंड का मतलब ध्यान रखना, वैसे तो ग्राइंड की मीनिंग आप बहुत सारी चीज़ें पाओगे, लेकिन ग्राइंड की मीनिंग क्या होती है, आसान देना होता है या फिर पीसना होता है। ग्राइंड की मीनिंग वैसे पीसना होता है, ठीक है।
सान देना होता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि अपनी कुल्हाड़ी को क्या करो, एकदम सान दे रहे हो, मतलब अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटने जा रहे हो। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए आप क्या कर रहे हो, पेड़ काटने जा रहे हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप उसे तेज करो ताकि एक बार में मारूं और सट से साइड हो जाए। अब देखो अगला इडियम है इन अ नट शेल। इन अ नट शेल का मतलब होता है संक्षेप में, नट शेल का मतलब होता है एक आवरण टाइप का। ठीक है, एक आवरण टाइप का। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, आप सीधा सीधा सा कह सकते हो कि नट शेल। ठीक है, नट शेल सीधा सीधा, इसकी इंग्लिश मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है नट शेल का, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन अ नट शेल कहाँ गया, यहाँ देखो लिखा है ब्रीफ एंड कॉन्साइजली। ठीक है, नट शेल का वैसे मतलब क्या होता है, वो अखरोट आदि का जो छिलका होता है ऊपर का हिस्सा, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हो अखरोट में जब अखरोट के छिलके को देखो तो जब छिलका पूरा निकाल दो तो बचता कितना, थोड़ा सा, एक दाना अखरोट निकलता है। ठीक है, क्लियर, संक्षेप में बात हो रही है। सी आई टू आई, आपको पता है पूर्णतः सहमत होना, ऐसा क्रिकेट में कि नज़रों नज़रों में इशारा हो गया, आंखों में देख के हमने हाँ हाँ बोल दिया। ठीक है, तो सहमत हो गए। अगला इडियम है अपना ईट अ हम्बल पाई। ठीक है, ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है नाक रगड़ना। वैसे तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है भाई, वैसे तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र, लेकिन आप देखो यहाँ पे पाई मतलब खाने की बात कर रहा है, कोई कचौड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, या जो भी रिलेट कर रहा है, तो कह रहा है ईट अ हम्बल पाई। ठीक है, तो नाक एकदम रगड़ रहा, हम्बल व्यक्ति बहुत विनम्र होता है, कहते हैं ना एकदम नाक रगड़ लेता है किसी, वैसे हार मानना होता है नाक रगड़ना का मतलब। ठीक है, तो हम्बल व्यक्ति जो विनम्र होता है वो हार मान लेता है, छोड़ो यार ऊपर वाला देख रहा है, इसने मतलब कि मुझे अपनी फलानी चीज़ का पावर दिखाया है, ऊपर वाले तुझे तू भी इसको वही शक्ति दिखाना, वही पावर दिखाना। तो विनम्र व्यक्ति क्या करता है, हार मान लेता है और ऊपर वाले पे छोड़ देता है। अगला इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखो पानी अगर गर्म है भैया ना, तो आपको कोई खुशी तो मिलने वाली नहीं है, उल्टा आप मुसीबत में पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा गेट इनटू ट्रेवल। अब देखो कह रहा है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, इसको आप रट डालो। ठीक है, वैसे चिप ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डैमेज करना, उसको स्मॉल स्मॉल पीस में चिप ऑफ करना। ठीक है, लेकिन इस रेडियम को आपको याद रखना है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, पुरानी बिल्डिंग को मतलब चिपका हुआ हो, या पुरानी बिल्डिंग में आप बोलोगे किसी चीज़ को डैमेज करने की सॉरी बात की जा रही हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको आप रट डालिए वैसे ही। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब हो गया जैसा बाप वैसा बेटा। अगला इडियम है एट वंस विट्स एंड। ठीक है, एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है समस्याओं में इतना चिंतित रहना, चिंतित होना कि पता ही नहीं आगे क्या करना है। ठीक है, तो विट्स की मीनिंग ही अगर याद करोगे तो होता है चिंता। ठीक है, चिंतित होना, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा। ठीक है, ओवरवेलम्ड हो गया। ठीक है, ये सब क्या होंगे, विट्स एंड में आएंगे, चिंता की बात हो रही है। ठीक है, चिंता की बात हो रही है। अगला देखो लिखा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मीनिंग होता है निरर्थक प्रयास। मान लो भैया कि यहाँ पेड़ है, ठीक है, देखना ध्यान से, मान लो कि यहाँ पेड़ है, हमने क्या किया, एक पेड़ इधर भी लगा दिया। ठीक है, एक पेड़ इधर भी लगा दिया। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कुत्ता दौड़ता हुआ आया, दौड़ता आया, बिल्ली यहाँ बैठी है और भौंकिए इधर रहा है, तो वो क्या कर रहा है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, निरर्थक प्रयास कर रहा है। ठीक है, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब कि गलत दिशा में प्रयास करना। ठीक है, याद क्या करोगे, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। आगे चलते हैं। यार बहुत ज़्यादा मिनट का बन जाएगा ना, चलो। अब देखो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू होना सबके लिए क्लियर है कि भैया दोनों हाथ से कह रहा है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों लोगों के लिए ठीक हुआ, तो दोनों हाथों से लड्डू भी खिलाया गया। ठीक है, हर प्रकार से लाभ होना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब हर प्रकार से लाभ होना। आगे देखो कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है संन्यास लेना, कॉल का मतलब होता है रद्द कर देना। ठीक है, वैसे तो कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ या कॉल रद्द करना होता है। ठीक है, तो अब आप इसमें जो लगाना चाहें कर सकते हैं,
कॉल इट अ डे का मतलब होता है संन्यास लेना, ठीक है। कॉल इट अ डे का मतलब होता है सम्मान लेना, ठीक है, संन्यास लेना। कॉल इट अ डे, संन्यास ले लेना। ओके, कॉल इट अ डे, संन्यास लेना, ठीक है, हो गया कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे हो गया। कॉल इट अ डे मतलब टालना, संन्यास देना। फिदर वंस ओन नेस्ट, ठीक है। फिदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है बेईमानी करके धन कमाना, ठीक है। फिदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है बेईमानी के साथ, ठीक है। हो गया ये। देखो अगला आइडिया हमारे पास है फिदर वंस ओन नेस्ट, ठीक है, बेईमानी करके धन बनाना, ठीक है, बेईमानी करके धन बनाना। कह रहा है फिदर वंस, ठीक है, अपने ही पंख में, ठीक है, अपने ही नेस्ट में क्या किया गया है, पंखों को, फेदर, ठीक है, फेदर वंस ओन नेस्ट, ठीक है, अपने ही पंखों पे मतलब कि चीज़ों को क्या कह रहा है, फिदर को, पंख को अपने ही यूज के लिए हो, ठीक है। तो बेईमानी करने की बात नहीं हो रही है, अपने स्वयं की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखो ग्रीस द पाम, ठीक है। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत लेना, ठीक है। मुझे गरम करना, ठीक है, सॉरी, मुट्ठी गरम करने की बात कर रहा है, ठीक है। ग्रीस द पाम का मतलब क्या हो गया, मुट्ठी गरम करना, ठीक, क्लियर। यार तो 53 इडियम हो गए हैं, 100 का पार्ट कर दूं क्या? 100 का पार्ट कर दूं या 50-50 का 4 कर दूं? चलो 50-50 का 4 कर दूं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैं वीडियो को रोक देता हूँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। ऐसे ही क्या करेंगे, इसमें तो 53 हो गया, वैसे 50-50 का हम 4 सेशन बनाएंगे, ठीक है, ताकि 200 आपको पहुँच जाए। तो ये पहला सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। और ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 4 आएगा रिपीटेड ईडीएम के, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। टेक केयर, जय हिंद।